Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं वो है अध्यारोपण प्रमेय यानी कि सुपरपोजिशन थ्योरम है। तो पहले की क्लास में भी मैंने आपको बताया कि हर थ्योरम का क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है और कथन होता है, जो मैंने यहाँ लिख दिया ताकि आप इजीली नोट कर सको, है ना। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा। ये क्या कह रहा है कि यदि किसी रेखिक प्रतिबाधाओं के जाल में दो या दो से अधिक स्रोत जुड़े हों, जैसे वोल्टा स्रोत होते हैं ना, उसके किसी एक बिंदु से किसी अवयव में प्रवाहित धारा का मान उन सब धाराओं के योग के बराबर होता है जो कि प्रत्येक जनित्र या स्रोत के कारण प्रवाहित होती है, जबकि दूसरे जनित्र को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ये थ्योरम कौन सी है? अध्यारोपण थ्योरम होती है। ठीक है, क्या होगा हमारे पास? एक नेटवर्क होगा, जाल होगा, उसमें क्या लगे होंगे? प्रतिरोध, रेखिक प्रतिबाधा होती है, और हमारे पास वोल्टा स्रोत और धारा स्रोत हो सकते हैं। कम से कम कितने स्रोत होंगे? दो स्रोत होंगे। क्लियर है? आपको उसमें किसी एक प्रतिरोध के लिए धारा का मान क्या करना होगा? ज्ञात करना होगा। किसी एक रेजिस्टेंस के लिए करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो आप क्या करोगे? उस जाल में आपको एक बार में केवल एक ही स्रोत लेना है और उसके कारण उस प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। दूसरे स्रोत को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से व्यक्त करना है, फिर दूसरा स्रोत लेना है, उसके कारण प्रतिरोध के लिए धारा प्रवाहित करनी है, और दूसरे स्रोत को यानी जो पहले वाला था उसको उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से व्यक्त करना है। इस तरीके से ये प्रोसीजर है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? धारा ज्ञात करते हैं। यही हमारे पास कौन सी थ्योरम होती है? अध्यारोपण थ्योरम होती है, सुपरपोजिशन थ्योरम होती है। तो देखो एग्जांपल से समझ में आता है। तो इसके लिए हम कोई भी सर्किट ले लेते हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं तो हम एक सबसे पहले क्या लेते हैं? परिपथ लेते हैं, जाल लेते हैं, प्रूफ कर रहे हैं हम कौन सी? सुपरपोजिशन थ्योरम। तो देखो मैं एक जाल ले लेता हूँ, क्या Z1 लगा हुआ है, इसमें यहाँ पर लगा हुआ है Z2, ठीक है। इसमें हमारे पास यहाँ लगा हुआ है Z3, एक वोल्टता स्रोत लगाया है मैंने यहाँ पर, क्या है? E1, और दूसरा वोल्टता स्रोत लगाया है E2। अगर पेपर में आता है ना कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है, इसकी व्युत्पत्ति कीजिए, तो आप ये जाल मान लेना। ये मैंने एक जाल ले लिया और इसमें हम करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने वाले हैं। किसकी हेल्प से? सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से। तो देखो सुपरपोजिशन थ्योरम से आप किसी भी प्रतिरोध के लिए धारा की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं ना। तो मैं यहाँ पर डिसाइड कर लेता हूँ कौन सा? Z1 के लिए धारा का मान, करंट की वैल्यू हमें क्या करनी है? ज्ञात करना है। ठीक है, किसके लिए? आप Z2 के लिए भी कर सकते हो, Z3 के लिए भी। मैं Z1 के लिए करंट की वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा ना। अगर आप ये जो सुपरपोजिशन थ्योरम है, अगर ये नहीं लगाते तो आप इसमें करंट कैसे निकालते? तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण, एग्जाम्पल जो था वो हमारे पास मैश एनालिसिस था, लूप विश्लेषण। और लूप विश्लेषण में क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते थे? देखते थे कितने लूप है इसमें? दो लूप है। ये लूप क्या है? फर्स्ट, और ये क्या है? लूप सेकंड। और इसमें करंट कैसे फाइंड आउट करते थे कि एक लूप में तो करंट मैंने मान ली कितनी? I1, और दूसरे लूप में कितनी करंट मान ली? I2। ये सारा काम पुराना है।
और साथ में एक चीज और करते थे क्या, दोनों लूप में जो करंट की डायरेक्शन है, धारा की दिशा है, वो एक ही मानते थे। मैंने कौन सी दिशा मान ली, देखो ये मान लो ऐसे बह रही है, कौन सी दिशा में, ये बह रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। तो इस अनुसार हम यहाँ पर क्या कर लेते थे, मान ज्ञात कर लेते थे, इसमें क्या लगा के, इक्वेशन लगा के। अब हमें क्या करना है, Z1 के लिए धारा का मान ज्ञात करना है विद द हेल्प ऑफ हद्यारोपण प्रमेय, सुपरपोजिशन थ्योरम के अनुसार। ठीक है, तो देखो यदि किसी रेखिक प्रतिबाधाओं के जाल में दो या दो से अधिक स्रोत जुड़े हों, तो जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे, कम से कम दो स्रोत होने चाहिए। किसी अवयव में प्रवाहित धारा का मान, Z1 में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये A पॉइंट, और यहाँ लिख देता हूँ मैं क्या, B पॉइंट। हमें A और B के बीच में जो Z1 है उसके लिए करंट की वैल्यू को क्या करना है, ज्ञात करना है। आगे ये कह रही है कि Z1 के लिए जो करंट फ्लो होगी ना वो कितनी है, I1। I1 का मान ज्ञात करना है विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है ये कहती है कि एक बार में केवल एक ही स्रोत लो आप परिपथ में, एक बार में केवल एक ही स्रोत लो और उसके कारण Z1 के लिए आप धारा निकालना, फिर दूसरा स्रोत लेना, उसके कारण धारा निकालना, और फिर दोनों स्रोतों के कारण जो करंट आएगी ना, धारा आएगी, उनको हम जोड़ देंगे। वही धारा हमारे पास किस में से फ्लो होगी, Z1 में से, यानी I1 फ्लो। I1 का जो मान होगा ना वो इस तरीके से ज्ञात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं। Z1 के लिए धारा ज्ञात करने हैं, आप Z2 के लिए भी कर सकते हो, Z3 के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग, और प्रूफ कर रहे हैं। पहली कंडीशन क्या है, जब परिपथ में केवल कौन सा स्रोत हो, E1 स्रोत हो, केवल E1 स्रोत हो। क्लियर है, तो ये वाला जो है ना, ये इसमें आपको Z1 के लिए धारा ज्ञात करनी है। तो आपके पास यहाँ ले लोगे, क्या है ये, Z1 है, यहाँ आपके पास लग रहा है क्या, Z2, यहाँ आपके पास क्या है, Z3, यहाँ क्या लगा हुआ है आपके पास, प्लस माइनस क्या, E1, और ये आपके पास ऐसे जुड़ा हुआ है। एक बार में एक ही स्रोत लेना है, ले लिया। अब इसके बाद दूसरा जो स्रोत होगा ना, E2 जो है, उसको उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से व्यक्त करना है। और मैंने बताया था वोल्टा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा सिंपल तार से जोड़ दो, E2 को हटाकर जोड़ दिया। अब आप देखो ये फिर दो लूप बन रहे हैं, लूप फर्स्ट और लूप सेकेंड। अब Z1 के लिए धारा निकाल लो, वो किसके कारण होगी, E1 के कारण ही फ्लो होगी ना। एनर्जी जो स्रोत है हमारे पास वो E1 ही तो है। तो आप इसमें अब सिंपल यहाँ Z1 के लिए जो धारा निकाल रहे हो वो लूप विश्लेषण लगा के निकाल लो आप प्रोसेसर में। तो लूप विश्लेषण में दोनों लूप में धारा की वैल्यू निकालते हैं ना। तो आप देखो यहाँ जो करंट मानोगे ना, इसमें वो मान लो I1 डैश, और यहाँ जो करंट फ्लो हो रही है वो मान लो I2 डैश। दोनों लूपों में धारा की दिशा क्या होनी चाहिए, करंट की दिशा सेम होनी चाहिए। अब बस देखो Z1 में कौन सी करंट फ्लो हो रही है, इसकी दिशा करंट क्या मानी थी हमने, A से B की ओर फ्लो हो रही है। तो A से B की ओर कौन सी फ्लो हो रही है, I1 डैश। I1 डैश ही Z1 में फ्लो हो रही है, तो E1 के कारण I1 डैश की आप वैल्यू को फाइंड आउट कर लो, है ना। तो सिंपल हम वो लगाते हैं क्या, मैश या लूप विश्लेषण। तो सबसे पहले लूप फर्स्ट में लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो कितने पॉइंट है, 1 2 3 4, बहुत बार करा चुका हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा, -E1, फिर ऊपर गए। अगर धारा की दिशा में चल रहे हैं तो कैसा लेते हैं, प्लस, कितनी करंट है, I1 डैश, तो Z1 इंटू क्या, I1 डैश, फिर ऊपर से नीचे आ रहे हैं
पहले वाले लूप में चल रहे हैं तो प्लस Z3 क्योंकि हम I1 की दिशा में ही आ रहे हैं, और दूसरा वाला लूप I2 डैश है तो पहले वाले लूप की करंट में से क्या घटा देते थे हम, दूसरी वाली, और यहाँ से घूम के यहाँ गए इज इक्वल टू 0। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा E1 प्लस Z1 इंटू I1 डैश प्लस Z3 इंटू I1 डैश माइनस Z3 इंटू I2 डैश इज इक्वल टू 0। अब देखो ये I1 डैश वाला पद है, ये भी I1 डैश है, क्या कॉमन आ रहा है, I1 डैश क्या बनेगा Z1 प्लस Z3, और I1 डैश तो यहाँ आ गया माइनस क्या Z3 इंटू I2 डैश, और E1 इक्वल के बाद ले जाओ क्या बनेगा E1, इसे दे देते हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप लूप सेकंड में लगाओ, लूप सेकंड में क्या लगाना है, पास विश्लेषण। देखो लूप सेकंड में कितने पॉइंट है, 4, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। कोई भी एक पॉइंट से चलो और घूम के आना है, यहाँ से चले करंट की डायरेक्शन में, करंट कैसे वेरी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब भी करंट की डायरेक्शन में चलते हैं पॉजिटिव आएगा, तो Z2 और इसमें कितनी करंट हो रही है, I2 डैश फ्लो हो रही है। फिर यहाँ से घूम के हम इधर आए, ऊपर जाएंगे तो प्लस Z3, क्योंकि ये I2 डैश ऊपर जा रही है ना, I2 डैश, लेकिन देखो I1 डैश नीचे आ रही है तो अपोजिट आती है, तो वो वाली कैसे लेते हैं, माइनस, तो I2 डैश तो प्लस, माइनस क्या I1 डैश इज इक्वल टू क्या 0। अब सोल्व करते हैं इसको, Z2 इंटू क्या I2 डैश प्लस Z3 इंटू I2 डैश माइनस Z3 इंटू I1 डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से I1 की वैल्यू लिखते हैं माइनस Z3 इंटू क्या I1 डैश, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है I2, तो Z2 प्लस Z3 इंटू क्या I2 डैश इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है यहाँ तक, सीधा लूप विश्लेषण लगाया अभी तक हमने, है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 से आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, Z1 में प्रवाहित धारा E1 के कारण, वो क्या है I1 डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दो इक्वेशन है, मैथ में करते हैं, इक्वेशन 2 से किसकी वैल्यू निकालो, I2 डैश से, I2 डैश की निकालो। तो देखो समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन 2 किसकी वैल्यू निकालनी है, I2 डैश की, तो इसको बराबर के बाद ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या बन रहा है Z2 प्लस Z3, क्लियर है, Z2 प्लस Z3 इंटू क्या I2 डैश इज इक्वल टू क्या बन रहा है, यहाँ आ रहा है Z3 इंटू क्या I1 डैश। तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकालनी है, I2 डैश की वैल्यू निकालनी है। तो I2 डैश की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 इंटू क्या I1 डैश, इक्वेशन नंबर 3। अब इसकी वैल्यू को आप किस में रख दो ताकि I1 डैश की वैल्यू मिल जाए, इसमें रख दो इक्वेशन फर्स्ट में। समीकरण 3 से इक्वेशन 3 से जो वैल्यू है वो किस में रखने पर, समीकरण किस में, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। तो 1 में रखेंगे तो क्या है Z1 प्लस क्या Z3, ठीक है। I1 डैश आ रहा है तो I1 डैश आने दो, माइनस क्या आ रहा है Z3 इंटू I2 डैश की वैल्यू निकाली है, क्या है Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 इंटू क्या I1 डैश इज इक्वल टू E1, इज इक्वल टू क्या आएगा E1 आ जाएगा। इसको बस आपको सोल्व करना है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, I1 डैश कॉमन आ रहा है, यहाँ बनेगा Z1 प्लस Z3 माइनस इसको इस मल्टीप्लाई करेंगे Z3 स्क्वायर अपॉन Z2 प्लस Z3 और इज इक्वल टू क्या E1। I1 डैश यहाँ से एलसीएम लेंगे, Z2 प्लस क्या आ जाएगा Z3 आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा Z1 प्लस Z3, ये तो सोल्व कर ही सकते हो आप, Z2 प्लस Z3 माइनस Z3 क्या बनेगा इंटू क्या स्क्वायर इज इक्वल टू क्या E1। तो I1 डैश इंटू एलसीएम कितना आ रहा है Z2 प्लस Z3
यहाँ से सोल्व करते हैं। देखो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या बन रहा है Z1 Z2 प्लस Z2 Z3, फिर Z3 को यहाँ मल्टीप्लाई किया Z1 Z3 और Z3 को Z3 से Z3 स्क्वायर माइनस Z3 स्क्वायर, है ना, और इज इक्वल टू क्या E1। Z3 स्क्वायर से Z3 स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, तो क्या आएगा I1 डैश इज इक्वल टू Z2 प्लस Z3 को हम इधर ले गए, इधर चला गया, इनटू क्या E1 अपॉन क्या बन रहा है Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। ये हमारे पास क्या आ गई, करंट आ गई I1 डैश, ठीक है। और ये कौन से सोर्स के कारण है, स्रोत के कारण है, E1 के कारण है। तो E1 के कारण देखो करंट जो है ना वो फ्लो हो रही है, ठीक है, ये पॉइंट A है B है। इस लूप में कैसे मानी, करंट हमने फ्लो होती हुई A से B की ओर, तो इसमें भी कैसे निकालोगे फिर आप, A से B की ओर फ्लो होती हुई करंट की वैल्यू Z1 के लिए करंट कितनी आ गई, I1 डैश आ गई। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा स्रोत लेते हैं। देखो क्या, जब परिपथ में केवल क्या हो, E2 स्रोत हो, एक बार में एक ही स्रोत लेना है। यही कौन सी थ्योरम है हमारे पास, यही कौन सी थ्योरम है हमारे पास, सुपरपोजिशन थ्योरम है। ठीक है भाई, हमने ले लिया दूसरा स्रोत। अब जब ये दूसरा स्रोत लोगे तो देखो ये हमारे पास है ना, तो ये परिपथ में यहाँ पर क्या होगा, Z1 तो लगा हुआ है, ये Z1 यहाँ पर लगा देंगे हम, Z2 यहाँ पर क्या है, Z3 है। ये अब E1 नहीं लेना है, अब क्या लेना है, E2 लेना है भाई। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, E2 ले लिया, और इसको हमने ऐसे जोड़ दिया एज इट इज। अब केवल E2 लेना है, तो E1 को किससे व्यक्त करना है, आंतरिक प्रतिबाधा से, और इसकी आंतरिक प्रतिबाधा जो होती है ना वो क्या होती है, सिंपल ऐसे व्यक्त कर देना। क्लियर है ये बात। अब आपको क्या करना है, इसमें जो स्रोत है ना वो कौन सा स्रोत है, E2 स्रोत है। इस E2 स्रोत के कारण आपको Z1 में करंट ज्ञात करनी है। तो देखो इसमें भी आप लूप विश्लेषण लगा दो, सोल्व करना लगेगा, लूप फर्स्ट, और इसमें भी लूप सेकंड। इसमें करंट मान लो कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में मान लिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसमें भी करंट कौन सी मान लो, क्लॉकवाइज, क्योंकि लूप विश्लेषण में दोनों लूपों में धारा की दिशा एक ही होती है। ठीक है, यहाँ मान लो कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I1 डबल डैश, और यहाँ जो करंट फ्लो हो रही है ना वो मान लो I2 डबल डैश। अब बताओ आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, Z1 में कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I1 डबल डैश फ्लो हो रही है, तो आपको किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, E2 के कारण Z1 में प्रवाहित धारा यानी I1 डबल डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक बार में केवल एक ही स्रोत लगा होगा। अब इसको हम हटा देते हैं और दूसरे स्रोतों को हम किससे व्यक्त करेंगे, हम इंटरनल इम्पीडेंस यानी कि आंतरिक प्रतिबाधा से क्या कर देंगे, व्यक्त कर देंगे। ठीक है, तो आंतरिक प्रतिबाधा से व्यक्त कर देंगे। तो अब वही लूप फर्स्ट और लूप सेकंड है, तो लूप फर्स्ट में आप क्या लगाओ, वही विश्लेषण लगाओ। देखो कितने पॉइंट है, 1 2 3 4, यहाँ से चलो, देखो घूम के यहीं आना है, यहाँ से चले, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, पॉजिटिव आएगा तो क्या लिखोगे, Z1 करंट कितनी है, I1 डबल डैश, फिर यहाँ से आप इधर आए, क्या होगी, प्लस Z3। अब किसकी डायरेक्शन में आ रहे हो, पहले वाले लूप में, तो पहला वाला तो पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव, यही करता है, यानी I1 डबल डैश माइनस क्या, I2 डबल डैश इज इक्वल टू 0, क्योंकि I1 वाली दिशा में चल रहे हैं, I2 घूम के कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, इसलिए वो नेगेटिव है। इसको सोल्व करते हैं, Z1 इंटू I1 डबल डैश प्लस Z3 इंटू I1 डबल डैश माइनस Z3 इंटू I2 डबल डैश इज इक्वल टू क्या, 0। तो ये I1 डैश और ये भी I1 डबल डैश कॉमन आ रहा है, Z1 प्लस क्या, Z3 इंटू क्या, I1 डबल डैश माइनस
Z3 इंटू I2 डबल डैश इज इक्वल टू 0। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। कितनी आ गई? इक्वेशन नंबर 5 आ गई। इसके बाद लूप सेकंड में लगाते हैं, वही KVL लगा दो। ठीक है, कितने हैं पॉइंट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ से स्टार्ट करो, घूम के यहीं आना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव आते हैं। यहाँ से चले तो कितना आएगा? Z2। कितनी करंट फ्लो हो रही है? I2 डबल डैश। फिर इधर आए, कौन सा साइन आ रहा है? देखो कौन सा साइन आ रहा है? पॉजिटिव का। तो E2 कैसे लोगे? अब पॉजिटिव लोगे, प्लस E2। फिर यहाँ से आप इधर घूम के आए, इधर गए, अब ऊपर जा रहे हैं। तो लूप सेकंड की बात कर रहे हैं तो I2 डैश वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं तो I2 डैश कैसा होगा? प्लस Z3 के लिए दे रहे हैं। अब पॉजिटिव कौन सी होगी? I2 डैश वाली। I2 डबल डैश माइनस I1 डबल डैश इज इक्वल टू 0। किसी ने लूप विश्लेषण नहीं पढ़ा है तो पहले की वीडियो में पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ से घूम के आ गए, Z2 हो गया, E2 हो गया, Z3 I2 डबल डैश माइनस I1 डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया Z2 I2 डबल डैश प्लस E2 प्लस Z3 इंटू I2 डबल डैश माइनस Z3 I1 डबल डैश इज इक्वल टू क्या? 0। यहाँ से पहले I1 वाला ले लेते हैं हम। I1 क्या है? माइनस Z3 इंटू क्या? I1 डबल डैश। फिर I2 वाला ले लेते हैं। I2 वाला ये है और ये है, तो प्लस का साइन, I2 डैश कॉमन ले लो, Z2 प्लस Z3 इंटू I2 डबल डैश, और E2 को इक्वल के बाद ले गए तो कितना बनेगा? माइनस E2 बन जाएगा। Z3 I1 डैश और ये पॉजिटिव और E2 माइनस से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये माइनस का है तो ये कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। करना चाहो तो कर लेना, नहीं करना चाहो तो मत करना। लो नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ से किसका मान ज्ञात करना है? Z1 में कौन सी करंट फ्लो हो रही है? I1 डबल डैश। तो I1 डबल डैश की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इस इक्वेशन 6 से किसकी वैल्यू निकालो? समीकरण 6 से I2 डबल डैश की वैल्यू निकालो। तो क्या आएगी I2 डबल डैश की वैल्यू? देखो I2 डबल डैश इज इक्वल टू, ये Z3 I1 डबल डैश को यहाँ ले जाओगे बराबर के बाद प्लस का हो जाएगा Z3 इंटू I1 डबल डैश। यहाँ कितना है? माइनस E2 है और I2 डैश इसका क्या करोगे? डिवाइड। ये तो आप निकाल ही लोगे, Z2 प्लस Z3। इक्वेशन 6 से किसकी वैल्यू निकाल लो आप? I2 डबल डैश की वैल्यू निकाल लो। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि I1 डबल डैश की वैल्यू मिल जाए। और किस में रख दो? इक्वेशन 5 में रखने पर, विलोपन विधि बोलते हैं इसे, है ना। तो यहाँ से निकलेगा Z1 प्लस Z3 कितनी है? I1 डबल डैश माइनस Z3, ठीक है, इंटू I2 डबल डैश की वैल्यू Z3 इंटू I1 डबल डैश माइनस E2 अपॉन Z2 प्लस Z3, और ये इक्वल आएगा किसके? 0 के। ठीक है, अब एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम कितना आ रहा है? Z2 प्लस Z3 एलसीएम आ रहा है। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये क्या बनेगा? Z1 प्लस Z3, है ना, Z1 प्लस Z3, और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा Z2 प्लस Z3 इंटू क्या? I1 डबल डैश, और Z2 प्लस Z3 से Z2 प्लस Z3 कट गया, माइनस Z3 और Z3 I1 डबल डैश माइनस E2 इज इक्वल टू 0। तो ये Z2 प्लस Z3 तो इधर मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो जाएगा। इसको सोल्व करना है। देखो इसको सोल्व करते हैं हम। कैसे सोल्व करोगे? देखो इसको सोल्व करते हैं हम। Z2 को इससे गुना किया, Z1 Z2 प्लस Z2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया Z2 Z3, और फिर Z3 को इससे किया Z1 Z3 को इससे किया Z3 स्क्वायर इंटू I1 डबल डैश, और ये Z3 को यहाँ मल्टीप्लाई किया माइनस Z3 स्क्वायर I1 डबल डैश, और ये Z3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा हमारे पास प्लस
Z3 इंटू E2 इज इक्वल टू क्या 0। अब देखो ये Z3 स्क्वायर जब बाहर गुना होगा मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये सीधा मैं क्या कर देता हूँ कैंसिल कर देता हूँ। अब यहाँ I1 डबल डैश अंदर मल्टीप्लाई होगा, सीधा I1 डबल डैश की वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखो क्या आएगी, I1 डबल डैश इज इक्वल टू Z3 E2 को इक्वल के बाद ले गए तो कैसा बनेगा माइनस Z3 इंटू क्या E2 अपॉन यहाँ क्या बच रहा है Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। ये हमारे पास क्या आ गई I1 डबल डैश करंट आ गई, इक्वेशन नंबर क्या 7। ठीक है, इक्वेशन कितनी आ गई हमारे पास 7 आ गई। ठीक है, तो इक्वेशन 7 में जो करंट आई है ना I1 डबल डैश, ये किसके कारण फ्लो हो रही है, केवल E2 के कारण। क्लियर है। फिर मैंने क्या बताया कि जैसे ये हमने ये लूप लिया था ना, इसमें माना था इस लूप में I1 करंट, इसमें I2, तो I1 Z1 के सापेक्ष Z1 के लिए फ्लो हो रही है कौन सी करंट I1। अब एक बार में जब एक स्रोत लिया था ना तो I1 का ही तो वैल्यू ज्ञात करना है हमें, किस विधि से, सुपरपोजिशन थ्योरम से। तो जो I1 की वैल्यू आएगी ना, पहले स्रोत E1 लगाया हमने, है ना, तो E1 लगाया तो इसमें फ्लो कौन सी करंट हुई I1 डैश। फिर एक बार हमने स्रोत लगाया E2 और इसके कारण Z1 में कौन सी करंट फ्लो हुई I1 डबल डैश करंट फ्लो हुई। तो ये जो I1 की वैल्यू होगी ना Z1 के लिए कुल करंट कितनी होगी, ये तो दोनों स्रोतों के कारण फ्लो हो रही है ना, I1 की वैल्यू Z1 के लिए कुल करंट I1, तो कैसे लिखेंगे, इसलिए Z1 से प्रवाहित क्या धारा कैसे जोड़ेंगे, I इज इक्वल टू I की जगह भी क्या I1, इसमें कितनी मानी है I1, मूल परिपथ में क्या मानी है I1। तो देखो किसके पहले जब स्रोत E1 लगाया था, एक स्रोत से कितनी फ्लो हुई I1 डैश, दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे I1 डैश, और यहाँ से क्या हुई प्लस I1 डबल डैश। क्लियर है। तो ये जो इसमें करंट फ्लो मानी थी ना हमने I1, जब दोनों स्रोत लगे हुए थे, जब कितनी करंट फ्लो हो रही थी I1, और I1 की वैल्यू हम लूप विश्लेषण से ज्ञात कर सकते थे, लेकिन हमने कौन सी थ्योरम से ज्ञात करनी है, सुपरपोजिशन थ्योरम से। तो एक बार में एक ही स्रोत लगाया था तो पहले इसके कारण फाइंड आउट कर ली, फिर इसके कारण, अब दोनों को जोड़ दो तो इस परिपथ में जो I1 करंट फ्लो होगी ना उसकी वैल्यू इस तरीके से हम किससे निकाल सकते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम से निकाल सकते हैं। दूसरी बात आपको ये देखना है कि जो मूल परिपथ है ना उसमें करंट कैसे फ्लो हो रही है। देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है क्लॉकवाइज हो रही है, इसमें क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रही है, इसमें भी क्या आ रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है। तो तीनों में डायरेक्शन क्या है सेम है। अगर डायरेक्शन अपोजिट होती है जैसे हम न्यूमेरिकल में करेंगे तो फिर हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे, है ना। तो I1 इज इक्वल टू I1 डैश प्लस I1 डबल डैश, करंट निकले आई तो अब आप इसको क्या कर देते हैं, बस जोड़ना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो कितनी करंट फ्लो होगी हमारे पास, कितनी करंट फ्लो होगी इसमें, I1 इज इक्वल टू I1 डैश की वैल्यू खा गई ये रही Z2 प्लस Z3, है ना, इनटू क्या E1 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3, और I1 डबल डैश की वैल्यू लिखनी है, माइनस में आ रही है तो भाई माइनस में ही लिखेंगे, Z3 इंटू E2 अपॉन क्या Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। तो ये हमने Z1 के लिए क्या निकाल ली, करंट निकाल ली विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। क्लियर है।
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सुपरपोजिशन थ्योरम की सहायता से, ठीक है, परिपथ में किसी प्रतिरोध के लिए करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है कैसे करना है? ये पूरा प्रोसीजर है। परिपथ में एक बार में केवल एक ही स्रोत लगाना है, फिर दूसरी बार लोगे दूसरा स्रोत, दोनों के कारण क्या निकालनी है? करंट निकालनी है, और करंट को क्या करना है? जोड़ देना है। तो परिपथ में उस प्रतिरोध के लिए या रेजिस्टेंस के लिए क्या आ जाएगी? कुल धारा आ जाएगी। ये जो थ्योरम है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। थेवेनिन थ्योरम और सुपरपोजिशन थ्योरम मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है एग्ज़ाम में। हो सकता है इन दोनों में से एक थ्योरम आपको एग्ज़ाम में कंफर्म मिल जाए। तो दोनों थ्योरम अच्छे से करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, तो फिर और भी बढ़िया तरीके से ये क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसको आप करके देखना, एक बार नोट करना, बिल्कुल समझ गए है ना, और फिर करके देखना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।